स्वागत है आपके साथ। मैं अतुल अग्रवाल हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर और इस वक्त हमारे साथ हैं रावण जी। ये रामायण वाले रावण नहीं है, ये आधुनिक रावण है। ये वो रावण नहीं है जिनका वध राम ने कर दिया था, बल्कि ये वो रावण है जो आज के बड़े बड़े राजनेताओं को धूल चटाने में लगे हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण स्क्रीन पर नजर आएंगे आपको। चंद्रशेखर स्वागत। मुझे ये बताइए कि आपकी जो राजनीति है वो इस कोरोना के काल में कहां पर खड़ी हुई है? देखिए, मेरी तो राजनीति है जिन उद्देश्य आंदोलन जो चला तो उनको पूरा करना और अपने लड़ना। जी, हम एसी के कमरों में बैठे हुए राजनीति की शुरुआत नहीं की हम लोगों ने। तो वो अपनी जगह पे है। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो हम आर्थिक मदद कर रहे हैं, लोगों की राशन मुहैया करा रहे हैं हम सब लोग पूरे देश में, तो वो कर रहे हैं जी। तो यही काम है हमारा, यही जी। जरा अपने दर्शकों को मैं कुछ बताना चाहता हूं। आप 2014 से लाइमलाइट में हैं। जातिगत संघर्ष से पैदा हुई एक पार्टी भीम आर्मी की स्थापना आपने की है। दलितों के नेता के तौर पर आप उभर रहे हैं। मायावती की राजनीति को आप रिप्लेस कर रहे हैं। बहुजन की अगर बात करते हैं तो SC ST OBC के सबसे बड़े नेताओं की सूची बने तो रावण का नाम उसमें शामिल होगा। 2017 की सहारनपुर हिंसा के आरोप आप पे ऊपर लगे, रासुका लगी, कई बार आप जेल गए। 15 महीने बाद जेल से जब बाहर आए तो आपने कहा कि अगर कभी मौका मिला तो यूपी की योगी सरकार को ब्याज समेत जो उसने किया है हम वो वापस करेंगे। भीम आर्मी की स्थापना आपने की और आपके साथ विनय रतन सिंह थे, उन्होंने की। यह संगठन छुआछूत, भेदभाव और ऊंच नीच की भावनाओं को मिटाने के लिए और शिक्षा के माध्यम से बहुजन मुक्ति के लिए काम कर रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप लोग 350 के आसपास मुक्त विद्यालय चलाते हैं। सहारनपुर, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, यहाँ पर आप जो है अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। और आप आजकल जो आप कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आजकल आप एक लीथल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। SC ST OBC और मुसलमानों को साथ लाकर देश और प्रदेश की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। हो गया जी, काबिज होना चाहते हैं, वही राज करना चाहते हैं, क्या बुराई है? अगर कमजोर वर्ग के लोग राज करेंगे तो आपको इसमें कोई दिक्कत है? नहीं, मुझे कतई कोई दिक्कत नहीं है। मायावती का राज भी हमें स्वीकार था, रावण का राज भी हमें स्वीकार होगा। अगर वो नीतिगत अगर वो नीतियों का राज है और सबको साथ लेकर चलने का राज है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। अच्छा, हमारी बात सुनेंगे आप? लोकतंत्र जो है वो बहुमत की शासन का नाम होता है। जिनकी ज्यादा वोट होती है उनकी सरकार होती है। हाँ। और जो नाम आपने मायावती के, हाँ, तो इनकी आबादी 85% है, तो राज इनका होना चाहिए ना। हाँ। इनका तो राज नहीं है, इसलिए इनका राज स्थापित करना पड़ेगा ना। तो ये तो नैतिक जिम्मेदारी है सब लोगों की। अब आप बात करें नीतिगत, तो मैंने आपको बताया कि मेरे हाथ में एक किताब है जिसको भारतीय संविधान कहते हैं, और यही नीति है मेरी, यही एजेंडा है, और इसको ही पूर्ण रूप से लागू करवाना। इसमें जो भाग 4 निर्देशक तथ्य देखे उनको लागू कराने में जिम्मेदारी है, और इसी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। ये लागू नहीं हुआ ना, ये किताब लोगों की नजरों में किताब बन कर रहेगी, ये लागू नहीं हुई, तो उसको लागू कराना है। इस किताब के बारे में बात करूंगा मैं आपसे। मेरी नीति गलत है रावण भाई, इस किताब के बारे में जो कहा गया है उसके बारे में बात करूंगा। अब अच्छी बात है कि इस किताब को मैंने भी पढ़ा है, और आप तो वकील ही हैं, है ना? मैं भी वकील हूँ। मैं प्रैक्टिस नहीं करता, आप भी प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन पढ़ा हम दोनों ने है। अतुल भाई, मैं तो कहता हूँ देश के प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। हाँ, जिम्मेदारी है। हाँ। सारी दुनिया में जितने देश है सब पढ़ाते हैं अपने मौलिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संवैधानिक अधिकार सब पढ़ाते हैं। तो हम सब लोग को यहाँ भी पढ़ना चाहिए, हमें पता तो लगे। लेकिन यहाँ तो अधिकार, कुछ लोग तो आज भी गुलाम है ना, उनके लिए तो अधिकार वर्ड ये। आप कहते हैं बहुजन शेर है, आप कहते हैं बहुजन शेर है, बस जगाने की देर है जी। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल कहता हूँ, बहुजन जो है वो शासक वर्ग है। जब आप पुराना इतिहास उठा के देखोगे तो इन्होंने इस देश में राज किया, इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुजन शेर है। और मेहनत का ईमानदार कौम है बहुजन समाज के लोग भाई ना। अगर ये शासक वर्ग है तो अपने पुरुषार्थ से, अपने ज्ञान कौशल बुद्धि से उस शासन को हासिल क्यों नहीं कर लेती है? आप लोग कोटे के भरोसे क्यों हैं? आरक्षण के भरोसे क्यों हैं? पुरुषार्थ के भरोसे क्यों नहीं है?
इसी बात का तो दर्द है आप लोगों के पेट में। नहीं, हमारे पेट में दर्द नहीं है, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मैं आपको ये तो बता रहा हूँ, पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं ना। पुरुषार्थ की बात तो जब यहाँ जो लोग अपने आप को आज जो है जातिगत तौर पे जो लाभ ले रहे हैं, जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान और बुद्ध बलवान मानते हैं, उनके देश, उनके शासन में देश गुलाम हुआ। हाँ। आप पुरुषार्थ की बात मुझसे कर रहे हैं। हाँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ, मौका मिला कहाँ है? हजारों साल की गुलामी है भाई। 70 साल में पेट में दर्द क्यों हो गया सब लोग? अभी कुछ दिन चलने तो दीजिए, मौका मिलने तो दीजिए, बराबरी की बात, एक बार लाइन बराबर होने तो दीजिए, फिर पता लगेगा किसमें कितना पुरुषार्थ है। देश सोने की चिड़िया फिर बनेगा। सम्राट अशोक का शासन लौटेगा, पिछड़े वर्ग का राज आएगा, दलितों का राज आएगा, माइनॉरिटी का राज आएगा। क्या परेशानी है? कोटे वाले नहीं है। समस्या है हमारी जिंदगी आके झेलिए एक दिन, अतुल भाई। हाँ। आके हमारी जिंदगी झेलिए, देखिए हाँ। कि कैसी जिंदगी हमारी। हम मैंने बताया ना कि ये बाबा साहब के संविधान से मुझे अधिकार मिले कि आप मुझे सुन रहे हैं, पूरी आपके माध्यम से, हिंदी खबर के माध्यम से पूरी दुनिया में लोग मुझे अभी सुन रहे होंगे जी। तो ये बाबा साहब के संविधान में अधिकार थे, पहले थे कहाँ? मनुस्मृति में ये अधिकार में थे कहाँ भाई? तो अभी तो स्टार्ट हुई है, अभी घबराइएगा नहीं। तो शुरुआत हुई, अभी आप हमें राज करते देखेंगे और हम किसी को सताएंगे नहीं। हाँ। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता जब। हाँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं ना। हाँ। देखिए रावण भाई, रावण भाई हम घबराते किसी से नहीं है। और आप कह रहे हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, आप बिल्कुल राज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप जिस पुस्तक का हवाला दे रहे हैं, उस पुस्तक की हलफ लेकर और उस पुस्तक में दर्ज बातों को सामने रखकर साक्षी जानकर राज करेंगे तो मैं आपका स्वागत करूंगा। लेकिन ऐसा हो कहां रहा है? मैंने किया क्या ऐसा? भी हमारी सरकार अभी तो आप ऐसे नहीं, क्यों मायावती? अरे भाई, जो राजनीति आप करना चाहते हैं वो राजनीति मायावती करती थी। 4 बार की मुख्यमंत्री थी मायावती। दलित की बेटी दौलत की बेटी बन गई, दलित वहीं के वहीं खड़े हैं। दौलत से तकलीफ है क्या? दलित अगर दौलत इकट्ठा कर ले या दलित के बाद दौलत तकलीफ हो जाती है क्या? तो मायावती की पार्टी ज्वाइन कर लो ना। सुनिए अतुल भाई, 90% जीते जी अपनी मूर्तियां लगवाने वाली दलित की बेटी दौलत की बेटी बन जाती है और आप उसको डिफेंड करते हैं। यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? ये लिखा क्या बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन में? अच्छा, आपको क्या लगता है चिल्लाने से क्या हो जाएगा? इससे ज्यादा तेज चिल्ला लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ 90%, आप गवर्नमेंट का आंकड़ा दे रहा हूँ, 90% पूंजी जो है 10% लोगों के पास है। हाँ, तो मेहनत करते हैं, पूंजी है। अरे भाई, मेहनत करते हैं, बुद्धि है, पुरुषार्थ है, पूंजी कमाते हैं। आप भी कमाइए, किसने रोका आपको? अरे भैया, मैं कह रहा हूँ कमा तो रहे हैं। किसके अधीन है भाई? कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन, कॉन्स्टिट्यूशन तो मिला वो ले रहे हैं, तुम कुछ दे रहे हो क्या? या पूरी दुनिया से कोई खरा दे रहा है क्या भाई? हाँ। अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार मिला वो तो ले रहे हैं, और ये हमारा अधिकार छीन के लेंगे, तुम रोक कैसे सकते भाई? हाँ। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया 24 तारीख को। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 70 वर्ष से फायदा ले रहे महानुभावों के वारिसों को अब आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि आरक्षण का लाभ उन महानुभावों के वारिसों को नहीं मिलना चाहिए जो 70 वर्षों से आरक्षण का लाभ उठाकर धनाढ्य वर्ग की श्रेणी में आ चुके हैं। वर्षों से आरक्षण का लाभ सही मायनों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, यह माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार माननीय न्यायालय को भी है। मगर मैं जानना चाहता हूँ, जिन जजों द्वारा फैसला दिया गया है वो पांचों किस जाति के? वो तो सारे अपर कास्ट गरीबों के साथ। मैं नाम गिनाता हूँ ना आपको, मैं नाम गिना रहा हूँ। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस किस जाति के? सुन लीजिए ना पहले 1 मिनट। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस विनीत शरण, जस्टिस MR शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस। अब आप इनको जातियों में बांटना चाहते हैं तो बांट सकते हैं, मैं नहीं बांट रहा। आपने कहा ना, सुनिए, अदालत का और सेना का कोई जाति नहीं होती, कोई चेहरा नहीं होता। अरे कौन कह रहा जाति नहीं होती? आप मुझे कह रहे 70 साल का आपने परिचय दिया, 70 साल से महानुभव, 70 साल में तो महानुभव हो गए। 70 साल से सुप्रीम कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर अपर कास्ट के लोगों का कब्जा है, ये नहीं दिखाई दिया आपको? अरे सर, आप लोग पढ़ के ऊपर नहीं जाएंगे, कहेंगे कब्जा है। अरे आप लोग पढ़िए, ऊपर जाइए। पढ़ रहे तो हैं, अभी तो तकलीफ होगी, पढ़ रहे हैं तो। नहीं, तकलीफ किसको होगी सर? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे आप ही की बिरादरी के, SC ST थे ना। नाम याद है आपको? नहीं नाम याद उनका? KG बालाकृष्णन साहब। एक ही बार में याद आ गया। मैं कितने सुप्रीम कोर्ट के जजों के नाम गिनवाऊं, और मैं ये भी गिनवाऊं कि सरकार की चाटुकारिता करते वो राज्यसभा के मेंबर बने या किसी आयोग के सदस्य बने। अरे सर, वो तो आपके समुदाय की दिक्कत है कि आपके समुदाय का इतने ऊपर बैठा व्यक्ति आपके समुदाय की ही भलाई नहीं कर पा रहा है।
आप उसकी भलाई करेंगे, इसमें क्या गारंटी है? मायावती की तरह आप भी अपने समुदाय को पीछे छोड़ देंगे, इस बात की गारंटी नहीं है क्या? आप आपकी भाषा में ये कह रहे हैं अतुल भाई कि अपर कास्ट के बैठे हुए जज जो हैं वो अपने लोगों का ख्याल रखते हैं, उनके अधिकारों पे उनके बगैर बताए काम करते हैं। ये आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि दलित नहीं, अरे जजों की जाति आप देख रहे हो सर, हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कि जजों की जाति देखने वाला नेता आया सामने। अतुल भाई पानी पी लीजिए, इतना गर्म होने की जरूरत नहीं है, गर्मी बहुत है भाई, कोरोना का भी प्रकोप चल रहा है, मैं कह रहा हूँ नहीं, गर्मी आपके मस्तिष्क में है सर, आप सोचना समझना नहीं चाहते हैं कुछ। गर्मी मस्तिष्क में है, कौन मना कर रहा है, होनी भी चाहिए भाई। इतने दिनों का अपमान तो अरे कितने दिनों का अपमान है? किसने आपका अपमान किया है हिंदुस्तान में, आजाद भारत में? हजारों साल से आप 33 साल के हैं, जब से आप पैदा हुए हैं, किसने आपका अपमान किया है? सुनेंगे मेरी जीवन लाइफ आपने बताया, ये नहीं बताया कि मैंने संगठन क्यों बनाया। हाँ, तो जिसने आपका अपमान किया आप उसको सजा दीजिए ना। आप पूरे समुदाय को, पूरे देश को क्यों बांटना चाहते हैं? मैं कौन हूँ सजा देने वाला? मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब चलता हूँ, लोकतांत्रिक तरीके से मांग करता हूँ। कोर्ट देगा सजा, प्रशासन देगा सजा। आप अगर एक मिनट मेरी बात सुनते तो बड़ी मेहरबानी। बोलिए सर। देखिए मैं एक बात आपको बताता हूँ, आप अच्छे पत्रकार, कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं जो जैसे कहते हैं ना लातों के भूत जो है बातों से नहीं मानते, कुछ ऐसे पत्रकार हैं, अच्छे पत्रकार हैं, आपकी गिनती कुछ ऐसे नेता भी हैं सर जो लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते हैं, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। वो लदिया खा रहे हैं भाई। हाँ, वो हर जगह है सर, जाहिल हर जगह है, जाहिल उधर भी है, जाहिल इधर भी है। रावण भाई के बारे में मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा इलाज होना चाहिए कि दोबारा कोई ऐसा करे ना। जिस दिन पत्रकारों पे आपराधिक मुकदमे दर्ज होने लगे ना, इनकी वजह से जो भड़काऊ भाषण ये लोग देते हैं, सरकार की चाटुकारिता करते हैं, अगर इन पे मुकदमे दर्ज हो जाए, जेल चले जाए, तो मुझे लगता है कि अगर वास्तविकता में पत्रकारों पे काम हो जाए तो मुझे लग रहा है कि देश से जो है ये धर्म युद्ध चला रखा है। जब सरकार बनेगी आपकी तब फैसला लीजिएगा ना, आप करिएगा काम। अब ये बात याद रखिएगा, लेंगे जरूर। नहीं, बिल्कुल मुझे याद है। माहौल खराब करेगा, कानून के विरुद्ध जाएगा, देश को भड़काने काम करेगा, उसका इलाज करेंगे। हाँ, तो अपने आप को शामिल करिए ना उसमें। अपने आप को उससे बाहर क्यों रख रहे हैं आप ठाकुरों के और ब्राह्मणों के खिलाफ जहर उगलते हैं कि नहीं उगलते हैं? मैं तो जो अपराध करता हूँ उसके खिलाफ उगलता हूँ। मैंने कहाँ जहर उगला भाई, मुझे तो मौका ही नहीं मिला। सहारनपुर हिंसा में आपने ठाकुर जाति के लोगों के खिलाफ आपने जितना जहर उगला रावण भाई, उतना किसी ने नहीं उगला, तभी रासुका लगी थी आपके ऊपर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब मैं सत्ता में आऊंगा, हमारे पार्टी के लोग सत्ता में शासन करेंगे, हम किसी की जाति देख के उसको प्रेम नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग हमारे लोगों पे अत्याचार करेंगे, मैं आज विश्वास, अभी तो हम उनके खिलाफ आंदोलन करके कुछ सजा जाते हैं, लेकिन फिर उनका इलाज होगा, और ऐसा इलाज होगा कि सब लोग याद। रावण भाई, आपके लोग कौन? आपके लोग कौन? मैं आपका आदमी नहीं हूँ क्या? हर हिंदुस्तानी आपका आदमी होना चाहिए जो राजा बने। आप अगर मुख्यमंत्री बनो तो हर हिंदुस्तानी, हर प्रदेशवासी आपका अपना होना चाहिए। देखिए पहली बात तो ये अतुल भाई, ये हिंदुस्तान नहीं है, ये भारत। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें ना, इंडिया दैट इज भारत, याद है ना, भूले तो नहीं हो। ये भारत है और हर भारतवासी मेरा भाई है, मेरा रिलेटिव है, लेकिन अगर वही रिलेटिव कानून तोड़ के हमारे लोगों को सताने का काम करेगा तो उसको सजा दिलवाने के लिए जेल भेजना पड़ेगा ना। बिल्कुल कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, या उसको सताने की इजाजत दे दोगे आप? नहीं, सहमत बताइए ना आप। बिल्कुल जेल भेजिए, जो गलत करे। मैं कह रहा हूँ अब मनुस्मृति से देश नहीं चल रहा है ना कि अगर कोई दलित या कोई अछूत या शूद्र जो ओबीसी जाति के लोग होते हैं, अगर कुछ सुन लेगा, मंत्रोच्चारण सुन लेगा या धार्मिक सुन लेगा, तो उसके कान में पिंगला शीशा डाला जाए। अगर वो मंत्र उच्चारण मुंह से कर दे तो उसकी जीभ काट जाए, तो समय नहीं रहा ना, जो अपराध करेगा उसको सजा मिलेगी ना, कोई हो किसी जाति धर्म को। इससे तो सहमत हो ना? बिल्कुल ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला, उसको जरा सुन लीजिए, एक मिनट हमें दीजिए, ऐसा मत कीजिए, मतलब दलितों का बोलने का अधिकार भी छीन लो। नहीं, बोलिए भाई साहब। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो फैसला है ना, पहले तो ओबीसी आरक्षण में जो है क्रीमी लेयर लागू की गई, ये ओबीसी को टुकड़ों बांटने का प्रयास था। फिर ये दलित, अब ये एसटी के लिए किया जा रहा है, अब इनको टुकड़ों बांटने का प्रयास। मैं कारण बताता हूँ, जो लोग इस देश में अपने अधिकारों के लिए लड़ते, उन्हें अगर अलग कर दिया जाएगा तो लड़ने वाली जो कम्युनिटी वो अलग हो जाएगी, वो बात नहीं करेगी, तो गरीबों के अधिकार छीनने। सीधा मुद्दा ये है कि आरएसएस और भाजपा के लोग चाहते हैं किस तरह से देश से आरक्षण खत्म हो जाए, इस देश का एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का व्यक्ति मुख्य धारा से ना जुड़े। ये पूरा प्रयास है, इसके लिए बार बार जो है काम हो रहा है। मैं जानना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट कौन होता है कानून बनाने वाला? फिर पार्लियामेंट किस लिए? पार्लियामेंट कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट का काम कानून बनाने का थोड़ा ही, आप समझ रहे हैं ना। लेकिन आप ये भी जानकारी रखिए ना, सुप्रीम कोर्ट में लगातार अपर कास्ट के जजों कब्जा, कभी उन्होंने इस बात का बोल किया कि ये मानव खा रहे हैं, ये मानव कब्जा धरके बैठे, इनसे कभी उन्होंने अपने मन से कोई सवाल नहीं जाएगा? प्रधानमंत्री मन की बात करते, कभी हमारे गरीबों की मन की बात भी करवाइए उनसे।
सुप्रीम कोर्ट के जज भी देखे। क्या कंपटीशन का दौर है ना, ये तो मानते हैं अतुल भाई, इससे तो नहीं वो करेंगे ना जी। कंपटीशन का दौर है ना, तो फिर वहां कंपटीशन में दूसरों को मौका क्यों दिया जा रहा है? जज का बेटा जज, जज का भतीजा जज, जज का दामाद जज, अरे और भी तो लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, इनको भी तो मौका दो, कोई टेस्ट तो करा, प्रोजेक्ट खत्म तो करो। हम तो कह तो रहे हैं भाई, हमारी सरकार मानती नहीं है, उनको भी जाने दीजिए। यहाँ तो इस देश में आपको नहीं पता कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में ब्राह्मणों पर जज बनाने की प्रक्रिया में बंगाल में आपको पता बैन लगा था कि न्याय कर ही नहीं सकते, तर्कसंगत न्याय कर ही नहीं सकते, ये तो अपनी कम्युनिटी तक झुकाव रखते। ये हुआ है देश में। मैं तो ये कह रहा हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ये बस मुझे पता है कि आरक्षण खत्म करने की प्रक्रिया है और इस पे काम किया जा रहा है। ये रिजर्वेशन जो है गरीबों का कार्यक्रम नहीं है, कोई गरीब है उसको खूब पैसे सरकार मदद करा सकती है, लेकिन ये हिस्सेदारी का मामला है। हमें पूरा भरोसा है, जहां सुप्रीम कोर्ट में हमारे जज नहीं है, हाई कोर्ट में हमारे, वहां से हमारे पास फैसला कोई नहीं आएगा। तो यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे? मैंने क्या कहा, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन मुझे राइट देता, सरकार कोई कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट कोई कानून लाए, अगर मैं उससे सहमत नहीं तो मैं उसका विरोध करूंगा। मैं पूर्ण रूप से आजाद समाज पार्टी इसका विरोध करते हैं। ये फैसला किसी भी तर्क पर नहीं है, ये फैसला और सिर्फ कुछ ज्यादा खुश करने के लिए और सरकार पे दबाव बनाने के लिए। सरकार जो है, सरकार में हिम्मत ही नहीं। आप ये कह रहे हैं चंद्रशेखर आजाद रावण की आप सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय संविधान पीठ के द्वारा दिए गए इस फैसले को नहीं मानेंगे? आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के 9 सदस्य पीठ ने एक फैसला दिया था रिजर्वेशन के पक्ष में, 2 जजों ने बैठ के बदल दिया था, वो भी मैंने नहीं माना। मैं तो कह रहा हूँ ना, जो गलत है हमारे लोगों के अधिकारों के खिलाफ, मैं उसको नहीं मानूंगा। आप समझ रहे हैं? आप बागी क्यों? विरोध करूंगा, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसको आप बागी क्यों हैं? आप सिस्टम में आइए, सिस्टम को बदलिए, आप बगावत क्यों करते हैं? अपने अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको कोई आके पीट देगा और आप प्रशासन के पास जाएंगे कार्रवाई के लिए, कोई नहीं सुनेगा, तो क्या आप अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे? अगर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना बगावत है तो आप भाई साहब इस बात को किसी भी भाषा में कह सकते हैं, लेकिन ये याद रखिए कि जब भी हमारे लोगों के अधिकारों को उठा रखा होगा तो मैं उसे आवाज को उठाऊंगा, उसे बगावत कहे या कुछ भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अन्याय सहना, बाबा साहब कह गए, अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। हमारे लोगों के हक छीनेंगे, मैं चुप नहीं रहूंगा। अरे बाबा साहब तो आरक्षण पर भी कह गए कि 10 साल के लिए व्यवस्था थी, आप लोग तो अधिकार मान बैठे हैं उसको कि बच्चा पैदा होगा आरक्षण के साथ ही पैदा होगा। वो तो पढ़ा आपने, रिजर्वेशन था 10 साल की, की मूल भावना है। क्यों अब तो आप प्रमोशन में भी आरक्षण मानते हो? काम धाम करेंगे नहीं, बैठे रहेंगे, कुर्सी तोड़ेंगे, साहब प्रमोशन दे दो क्योंकि हम कोटे वाले हैं, ऐसे नहीं होगा ना सर। बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना। आपकी तकलीफ आपकी बातों से जाया होती है। नहीं, तकलीफ नहीं है, अरे काम करिए, आगे बढ़िए, क्या दिक्कत है? आज कोटे वाले डॉक्टर के पास आदमी इलाज कराने नहीं जाता है, क्या अरे कोटे वाला है, छोड़ दो यार, कहीं मार ना देवे। कह रहा हूँ, आप ये बताइए ना। अच्छा सुनिए, चलिए तर्कसंगत बात। आप ये कह रहे हैं कि प्रमोशन में मांगते हैं, मुझे बताइए कितने जज हुए सुप्रीम कोर्ट में शेड्यूल कास्ट के? मीडिया में कितने लोग हैं शेड्यूल कास्ट के? अरे भाई योग्यता की उत्तरजीविता, आप योग्यता बढ़ाइए, पोस्ट पाइए, पद पाइए, काम करिए अपना। किसने मना किया आपको? अतुल भाई, स्कूल किसके हैं, कॉलेजेस किसके हैं? और वहां बैठे हुए जातिवादी लोग जब हमारे लोग कंपटीशन में इंटरव्यू में नंबर कम करते हैं, हमें नहीं पता है। अरे भाई कैसी आप बातें कर रहे हो? कौन सी कबीलाई, रावण भाई कौन सी कबीलाई संस्कृति की बात आप कर रहे हो? अच्छा चलिए मैं बता रहा हूँ, आप कबीलाई संस्कृति मानेंगे ना, आपने कभी झेलना नहीं है। आपकी समस्या तो यही है ना, अपर कास्ट के लोग चम्मच लेके पैदा हुए, मुंह सोने को नहीं पता ना आपको। अरे रावण भाई, आप मेरे बारे में जानते नहीं हो। अगर मेरे बारे में जानोगे तो मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा? आप अपने शब्द तुरंत वापस ले लोगे। क्या बात आप कर रहे हो? किसने मेरे मुंह में चांदी की चम्मच लगा दी? जरा एक आदमी सामने आके बात तो करे मुझसे। अच्छा मेरी बात सुनेंगे आप ये भी जान लेंगे, आपके बारे में भी जान लेंगे। बहुत समय हम तो आम लोगों के लिए काम करने के लिए आपके बारे में जानेंगे। देखिए सुनिए रावण भाई, मैं आपसे क्या निवेदन करना चाहता हूँ, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप एक नौजवान हैं, तो फिर मैं आपसे बात करूँ। सुन लीजिए ना, आप नौजवान हैं, देश आप पे भरोसा करना चाहता है, आपके भीतर जो आग है, आप जो बोलते हैं लोग उसको सुनना चाहते हैं, भरोसा करना चाहते हैं। लेकिन जब आप देश को खांचों में बांटेंगे रावण भाई, वहीं पे दिक्कत हो जाएगी। आप विकास सबका करिए ना, क्या दिक्कत है इसमें? मैं विकास तो ना कर रहा हूँ, अभी तो मैं मौका मिलेगा सबका विकास करेंगे। लेकिन जिसको जरूरत है पहले उसका तो करते हैं। समस्या ये है कि मुझे आप ये ना कहें मैं खाकों में बांट रहा हूँ, मैं तो जोड़ने का बात कर रहा हूँ। बहुजन समाज को एक बड़ा परिवार है, मैं उसको जोड़ रहा हूँ। जातियों में तो उन लोगों ने बांटा, आप जानते हैं किन लोगों ने बांटा। दूसरी बात ये है, मुझसे आप कह रहे हैं कि भाई आप जो है मत बांटे। मैं ये कह रहा हूँ, मैं कहाँ बांट रहा हूँ? मैं तो खुद कह रहा हूँ जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं उन लोगों के लिए काम करूंगा जिन लोगों को ज्यादा चाहिए। आप एक चीज जानिए, छोटे पदों पर रिजर्वेशन
का लाभ मिला है? क्या एक क्लास में रिजर्वेशन का लाभ मिला है? कितने अधिकारी जो है हमारे सचिव, कितने प्रशासनिक अधिकारी हमारे हैं जो, और जिस जातिगत डिस्क्रिमिनेशन मैं आपको बताता हूँ। एक अभी कन्नौज में एक तहसीलदार को पीटा गया, आपको याद है? याद होगा, सुबोध पाठक नाम के एमपी ने पीटा, क्या कार्रवाई जी? छोड़िए, एक रीना नागर नाम से ओबीसी समाज, गुर्जर समाज की हमारी एक बहन है, वो आईएएस है, IAS है भाई, हरियाणा कैडर की, चंडीगढ़ में है। उन्होंने 1-2 दिन पहले एक वो किया है, वीडियो वायरल किया कि उसकी जान को खतरा, क्योंकि गुलाटी साहब जो है वो उनसे भेदभाव करते हैं, वहां से उनका उत्पीड़न हो रहा है इस देश में। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब IAS बनकर भी उत्पीड़न है, जब राष्ट्रपति बनकर भी उत्पीड़न, दलित आप पैदा हो सकते हैं। ये जो सिस्टम बना है ना, ऐसा सिस्टम है कि जिस बाबा साहब ने कहा जिस सीढ़ी पे आप पैदा होंगे, ऐसा सिस्टम उसी सीढ़ी पे मरोगे। आप IAS बन जाओगे, लेकिन आप अपनी जाति नहीं बदल सकते। मैं ये कह रहा हूँ, आपको आरक्षण से इतनी तकलीफ है, आप ये बताइए ना, आरक्षण किस वजह से? गरीब उन्मूलन का कार्यक्रम तो नहीं है, सामाजिक पिछड़ेपन और शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण, पर्याप्त जो प्रतिनिधित्व उसके कारण आप इस देश से जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगा। जब पता ही नहीं होगा कि आप कौन, अग्रवाल नहीं होगा, तिवारी नहीं होगा, वो तो पता नहीं लगेगा किसे मिलेगा रिजर्वेशन। तो किसने मना किया? तो किसने मना किया सर? तो ये अपील प्राइम मिनिस्टर से मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, जिनकी कन्याएं ब्राह्मण थी, SC विवाह किया और सफलता पूर्वक आज जीवन जीते हैं, कम से कम करने वाले हैं। कहीं तो मैं नाम गिना दूं पूरे देश में सर, को जानता हूं तो पूरे देश के लोग भी जानते होंगे ना। आप कि मैं जाति व्यवस्था खत्म करना चाहता हूं, दिक्कत आप सिस्टम को तोड़ना चाहते हैं। अतुल भाई देखिए, आपकी भाषा में समझ रहा हूँ, ये जहरीली भाषा प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, कोई जहर नहीं है। जहरीली भाषा चंद्रशेखर रावण आप प्रयोग करते हैं, चाहे जंतर मंतर हो, चाहे जामा मस्जिद में जाके हो। आप जामा मस्जिद में जाकर क्या साबित करना चाहते हैं कि SC ST OBC और मुसलमानों का गठजोड़ बना लेंगे आप? बिल्कुल बना लेंगे, तो बनाइए ना, बनाइए ना। आप, अरे सर, आप शाहीन बाग को के लिए CAA के खिलाफ मुसलमान के नेताओं के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये आप पे आरोप लगता है? ये आपको ऐसा लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे क्या लगता है? तो आरोप लग रहे हैं राजनीतिक, और मैं राजनीतिक आदमी हूं नहीं। मैंने आपसे भी कहा था कि अपने अधिकारों के लिए प्रोटेस्ट करना ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसमें अपराध क्या है? अगर मुसलमान करे तो क्या बुराई? लेकिन जिस तरह से मुसलमानों के साथ भेदभाव आप लोगों ने किया टीवी चैनल पे दिखा के मरकज पे, अगर मरकज में कोरोना पॉजिटिव लोग पाए गए, मरकज का मुखिया जिम्मेदार है, तो भारत में कोरोना है इसके लिए भारत का मुखिया जिम्मेदार नहीं, इस पर कार्रवाई करके दिखाइए, उसके खिलाफ बोल के दिखाइए। आप न्यूज चैनल बंद हो जाएगा, बात में कुछ नहीं लगता है। मैं कह रहा हूँ कि मुसलमान या दोनों दर्जे के नागरिक हैं, वो देश के नागरिक है, उन्हें अधिकार नहीं है क्या? या उनकी बात करना अपराध है? मैं आज भी करूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक भी करूंगा। मैं ये भी बता दूं, जब तक मैं हूँ रिजर्वेशन, जब तक मेरे शरीर में रिजर्वेशन को छूने नहीं दूंगा किसी, जब तक जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगा। मैं संकल्प लेता हूँ कि जातिगत व्यवस्था खत्म करने का सबसे बड़ा, आप केवल चुनाव जीतने के लिए ऐसी बातें कर रहे हो चंद्रशेखर रावण, बाकी इन बातों में कोई आधार नहीं है। मैं तो राजनीति करना नहीं चाहता था भाई, मजबूर कर रहा हूँ, क्योंकि जिन लोगों के भरोसे किए ना वो आर्थिक आधार पर आरक्षण की पैरवी कर रहे थे। अरे भाई, मायावती जो बातें आप कह रहे हो वही बातें कह के मायावती सत्ता में आई, 4 बार मुख्यमंत्री रह गई। आधार पर आरक्षण का समर्थन नहीं कर रहा हूँ ना भाई, नहीं कर रहा हूँ ना, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। कैसी बात कर रहे हैं? मैं तो इस देश के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के नारे पर लड़ रहा हूँ। आप जानते हैं उनका नारा सर्वजनता सर्वजन सुखाय, ये नारा किसका है? ये शंकराचार्य जी का नारा। यही नारा मोदी जी लगाते हैं, सबका साथ सबका विकास। संस्कृत में सर्वजनता सर्वजन सुखाय और हिंदी में सबका साथ सबका, एक ही तो नारा है दोनों में, क्या फर्क है भाई? मैं कह रहा हूँ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, मैं उनके लिए लड़ रहा हूँ जिनको इस देश में अधिकार नहीं मिले। एक कदम आगे बढ़ते हैं। मेरा निवेदन है भाई, आप मुझसे उनका कंपैरिजन ना करें। ठीक है, मैं मान्यवर साहब काशीराम को मानता हूँ, इस देश के बहुजन समाज के लड़ रहा हूँ, और मैं तब तक संघर्ष करता रहूंगा जब तक इस देश में बहुजन समाज का। आप तबलीगी जमात को सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने कोरोना फैलाया, आप उनको सपोर्ट करते हैं, मौलाना साहब को सपोर्ट करते हैं क्या आप? मैं क्या कह रहा हूँ, मौलाना साहब अपराधी हैं क्या? तबलीगी जमात अपराधी है क्या? कोरोना तबलीगी जमात ने फैलाया, आपने कैसे, आप जज है क्या? कमाल कर रहे हैं यार। आप मुझे बताइए कैसे फैला तबलीगी जमात ने कोरोना? 30 जनवरी को
WHO ने विश्व स्तर पर इमरजेंसी घोषित कर दी। 24-25 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर जो है ट्रंप को बुला रहे, 3000 लोग आए उनके डेलीगेट, स्क्रीनिंग हुई उनकी। जबकि जनवरी में पहला केस इंडिया में और जनवरी में पहला केस जो है अमेरिका में पाया गया था। फिर उनकी स्क्रीनिंग, मैं तो कहूंगा कि कोरोना तब आया, उनके टेस्ट कराए जितने 1 लाख लोग वहां इकट्ठा हुए थे। कौन कह रहा है कोरोना जब मरकज से आया? और ये भी बताइए ना, जब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं हमने स्क्रीनिंग स्टार्ट कराई, तो मरकज के जो लोग आए हैं, जो विदेश से आए हैं, उनकी स्क्रीनिंग हुई या नहीं, ये भी प्राइम मिनिस्टर बताएं। अजीत डोभाल को पता था नहीं पता था 28 तारीख को डोभाल वहां गए या नहीं गए? झूठ क्यों फैलाया जा रहा है? मरकज ने कर दिया, मरकज ने, मतलब मरकज की लिस्ट अलग बना रहे प्राइम मिनिस्टर। आप प्राइम मिनिस्टर से बड़े हो क्या? प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि सुनिए, जाति धर्म देख के कोरोना नहीं होता, कोई भाईचारा खत्म ना करे। आप कह रहे हैं कि मरकज ने कर दिया। कमाल करते हैं भाई, प्राइम मिनिस्टर से बड़े नहीं हुए आप, समझ रहे हैं? तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जाति धर्म देख के कोरोना नहीं फैलता, फिर जाति धर्म नहीं फैला, प्यार बना के रखिए, व्यवहार बना के रखिए। तो मगर मीडिया जिस एजेंडा पे काम कर रही है, रोज रोजे दिखा के तबलीगी जमात के लोग अलग, जैसे वो इस देश से नहीं, वो विदेश के लोग हो, बाहरी लोग हो या क्रिमिनल लोग हो, और अन्य लोग अलग। मैं कह रहा हूँ 1 जनवरी को पहला केस आ गया था, प्राइम मिनिस्टर ने करा गया थी। आप मुझे बता दीजिए 20 जनवरी को न्यूजीलैंड वालों ने बाहर की जो इंटरनेशनल फ्लाइट सब बंद कर दी, स्क्रीनिंग स्टार्ट कर दी। हमारे यहाँ कब हुई? 13 मार्च को हेल्थ मिनिस्टर का बयान था कोरोना महामारी नहीं। तो हमारे लोग तो बड़े हो गए ना WHO से भी, विश्व स्तर पे हम लोग मेडिकल में दूसरे नंबर पे है हेल्थ फैसिलिटी में, इटली। और हम लोग किस नंबर पे हैं? संख्या भी नहीं पता। वो लोग कह रहे हैं महामारी, आप लोग नहीं मान रहे। तो जब ये नहीं मान रहे, 22 में लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू, 23 तारीख में लॉकडाउन, 24 तारीख में शिवराज जी सरकार बना रहे थे, पहला सब पता है, टेस्ट कराओ तो सही, क्यों नहीं करा रहे? जो है बड़े स्तर पर टेस्ट क्यों नहीं कराओ, तो नहीं पता लग जाएगा। विदेशी फ्लाइट क्यों नहीं बनती इन्होंने? ठीक है, जब 22 जनवरी को 27 जनवरी को एडवाइजरी जारी हुई कि महामारी है, आप लोग सब लोग तैयारी कर ले, सरकार ने क्या तैयारी की? कितने लोग आपने देखा भाई गए हैं पैदल आनंद बिहार में, कितने लोग इकट्ठा हुए थे? वो किसी विधायक के, MP के बेटे नहीं थे जो उनके लिए बस लग जाती। कितने लोग इकट्ठे, वहां से कोरोना नहीं फैला। सरकार ने कोई लॉकडाउन का, सरकार के पास कोई सिस्टम था, कोई मैनेजमेंट प्लान बनाया था? गरीबों को, मजदूरों को, कामगारों के लिए कुछ प्लान बनाया? भूखे मर रहे हैं लोग, जो कामगार दिल्ली जैसे क्षेत्र में रहते, मेट्रो उसमें रहते हैं, मेट्रो क्या नाम, सिटीज में रहते हैं, भूखे मर रहे हैं, उनके लिए कोई प्लान है? सरकार ने सोचा, जैसे डॉक्टर्स के लिए बात कर दी कि भाई डॉक्टर्स को हम लोग कानून नहीं बनाया है, संशोधन किया है कि डॉक्टर्स पे जो हमला करेगा उस पर जो है नॉन वेलेबल ऑफेंस है, ये बनेगा और उस पर जो है कार्रवाई होगी तुरंत। सफाई कर्मचारियों को लोग मार रहे हैं लगातार, उन पे कोई कार्रवाई हो रही है? उनके लिए कोई कानून नहीं बनेगा? वो इंसान नहीं है क्या? तो ये जो भेदभाव सरकार कर रही है, सच्चाई ये है कि सरकार फेल हो रही थी। किसी तरह से सरकार को अपने ऊपर से एफर्ट डालनी थी, तो मरकज के ऊपर डाल दी, मुसलमानों के ऊपर डाल दी। ये वही मुसलमान है जिन्होंने देश की आजादी में कुर्बानियां दी है भाई। जाति धर्म देखे कोरोना नहीं आया। कोरोना अगर आया है तो मैं बिल्कुल जिम्मेदार मानता हूँ, जब ट्रंप आए थे, ट्रंप के साथ 3000 लोग आए थे, उनकी स्क्रीनिंग नहीं, वो पूरे जिम्मेदार थे। ठीक है, पालघर में साधुओं को मार दिया गया भीड़ के द्वारा, पीट पीट कर। इस पे भी कुछ कह दीजिए कि चीन से आया है, लेकिन इंडिया के अंदर बताया जा रहा है कि कोरोना मरकज से है। आप ये क्या भाईचारा खत्म कर रहे हैं कि मुसलमान से सब्जी मत लो, हिंदू से सब्जी लो। कौन हिंदू कौन मुसलमान? एक बार टोपी उतार दीजिए, कौन मुसलमान कौन हिंदू? क्या बना रहे हैं सब? ये महामारी से तो मिलकर लड़ना था ना, लेकिन हमने क्या बनाया? कितनी झूठी खबरें चली, मरकज के 11 लोग पकड़े गए, फिर माफी मांगते हैं। मीडिया का स्वभाव तो देखिए, इससे जो अफवाह फैलती है, उससे जो माहौल बनता है, जो पूरे देश में माहौल बनता है, इसको सुधार देंगे आप लोग? शर्म आनी चाहिए ऐसी चाटुकारिता मीडिया को, जिन्होंने अपने फायदे के लिए, ये सरकार की एजेंडा को लागू करने के लिए इस देश का बेड़ा गर्क करते हैं। ये हमारा मुल्क है, किसी पत्रकार का मुल्क नहीं। उसके चंद पैसे कमाई के लिए हम अपने मुल्क को बटन नहीं देंगे। ये केवल आपका मुल्क है, हमारा मुल्क नहीं है। हम तो पाकिस्तान से आए होंगे। आप यहीं पैदा हुए, मैं पाकिस्तान से आया, सारे मीडिया वाले पाकिस्तान से आए, केवल चंद्रशेखर रावण भारत में पैदा हुआ। मैंने तो हमारा कहा, अपना कहा ही नहीं भाई, हमारा मुल्क है ये कहा। पालघर में साधुओं को पीटकर जाहिल भीड़ ने मार दिया, उस पर भी कुछ कह दीजिए ना। उस पर कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि आपकी पॉलिटिक्स उसमें स्कोर नहीं कर पाएगी। आपने मेरा ट्वीट नहीं देखा ना, असल में क्या है कि आप मुझे वॉच नहीं करते। मैं आपको बताता हूँ, पहली बात तो रमजान स्टार्ट हो रहा है, महारमजान की सब लोगों को मुबारकबाद। आपके चैनल के माध्यम से दे रहा हूँ, मेरे छोटे पूरे चैनल के माध्यम से दे रहा हूँ, सब लोगों को पता लगे कि महारमजान स्टार्ट हो रहा है। मैं सरकार से दरखास्त भी करूंगा कि उन लोगों के लिए, क्योंकि फिर आप उनके ऊपर कोई बलाना डाल दे, ये ना कहे कि मुसलमान कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए उनकी वो जो उनका एक त्योहार है पूरा
मनाते हैं वो लोग, उसका सिस्टम एक मैनेजमेंट बनाते हैं कि वो अपना सामान खरीद ले अपने घरों में चले जाए। मैं मुस्लिम भाइयों से भी कहूंगा कि वो नमाज अपने घरों में अदा करें, परेशानी ना क्रिएट होने दे किसी भी तरह से, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। मैं उनसे भी अपील करूंगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद और माह रमजान की। अब आप ये कह रहे थे पालघर की, मैंने ट्वीट भी किया और पालघर की में मैंने ये कहा कि ये आज का काम नहीं है पालघर, लेकिन मीडिया ने क्या अफवाह फैलाई, मुसलमान ने कर दिया, इसने कर दिया, सरकार ने 112 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए। बताइए कोई मुसलमान है? अच्छा मुझे बताइए, ये चंद्रशेखर रावण एक सवाल का जवाब, एक सवाल का जवाब। अगर किसी एक या 2 या 4 या 5 मीडिया ने कोई गलत खबर उठाई तो सारे लोग अपराधी कैसे? अगर एक पुलिस वाले ने घूस खाई तो सारे पुलिस वाले अपराधी कैसे? अगर एक बहुजन समाज के नेता ने बलात्कार किया तो रावण बलात्कारी कैसे हो गया? गद्दार हो गया। चंद लोग मरकज में थे, पूरा मुसलमान गद्दार हो गया। मैं बताता हूं, सुनो मेरी बात। अब सुनो मेरी बात, चंद्रशेखर रावण मेरी बात सुनो। बात मुसलमान को जो गद्दार की बात आप कह रहे हो ना, मुसलमान गद्दार नहीं है। मुसलमान हिंदुस्तान और भारतवर्ष की औलाद है, हमारा भाई है मुसलमान। मैं उन मुसलमानों को बात कहता हूं जो आतंकवादियों के साथ खड़े होकर बिरयानी खिलाते हैं, जो आतंकवादियों के फांसी के बाद जनाजे में शामिल होते हैं, चाहे याकूब मेमन हो चाहे अफजल गुरु हो। मैं उन मुसलमानों को गद्दार कहता हूं जो कश्मीर के पत्थरबाजों को सपोर्ट करते हैं। आपका अपना अधिकार है भाई, लोकतंत्र में आपको रोक कैसे दूंगा? मगर उस भीड़ को मारने वाले पालकर इस देश का 99% मुसलमान राष्ट्रभक्त है, मेरा आपका भाई है। आप पॉलिटिकल स्कोर मत करिए। मैं आपका समर्थन करता हूँ राष्ट्रभक्त, मगर 2 मुसलमानों की 4 मुसलमानों की गलती की सजा पूरे मुसलमानों को देगी। इसलिए मिलती है कि मुसलमान समुदाय के लोग बाहर आकर उन आतंकवादियों का विरोध नहीं करते, चुप रह जाते हैं। बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ। समर शेष है नहीं पाप का भागीदार केवल व्याज। सुन लो काम आएगा आपके। समर शेष है नहीं पाप का भागीदार केवल व्याज। आप बिल्कुल गुमराह कर जो तटस्थ रहेगा उसका भी अपराध लिखेगा इतिहास, समझ गया? आपको मैं बताता हूँ, आप जानते क्या है इस्लाम के बारे में? क्या जानते हैं इस्लाम? अरे आप क्या जानते हैं? आप क्या जानते हैं? मैं बताता हूँ मैं क्या जानता हूँ। इतने दिनों तक अत्याचार सहे हैं, जुल्म सहा, जाति चाहिए, इस मुल्क के साथ खड़े, क्या बात कर रहे हैं? अरे केवल मुसलमानों ने अत्याचार सहा, कैसी बात आप करते हो? 1000 साल मुगलों ने राज किया, मंदिर तोड़े, यहाँ की चीजें लूट के ले गए, आप कह रहे जुल्म सहा उन्होंने? जब इस्लाम के लोग, इस्लाम को मानने वाले लोग नमाज पढ़ते हैं ना, तो इस देश की मिट्टी को दिन में 5 बार सलाम करते हैं। आप करते हैं सलाम? कौन नहीं करता? आप मुझे बताइए। कौन नहीं करता? आप नहीं करते कि मैं नहीं करता? अरे यार छोड़ो। नहीं आप क्या छोड़ो? हमारा नारा पता है तुम्हें? क्या नारा पता है? जय भीम जय भारत है? सुन रहे हैं? जय भीम जय भारत। और मेरा नारा पता है? मेरा नारा पता है? क्या गए पता है आपको? मेरा नारा पता है? जय हिंद, जय हिंद मेरा नारा है। मेरा नारा पता है आपको? आपका अलग हो सकता है ना, हमारा तो मुल्क का एक ही नारा, जय भीम जय भारत। आपका जय भीम जय भारत, मेरा जय हिंद। मुसलमानों का मादरे वतन, अंतर क्या है इसमें? आप अंतर तो आप खोज रहे हो, मैंने कहा खोज नहीं। आप अंतर खोज रहे हो, आप आरोप लगा रहे हो बेकार के, इसलिए बोल रहा हूँ। देखिए मैंने कहा ना लोकतंत्र है। अब मैं क्या करूँ? हमारी बोली का छीन लो, नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। अरे मुकदमा करके जेल भिजवा दूंगा। तो भिजवाओ ना, भिजवाओ। चुनौती देता हूँ, चुनौती, सामना करूंगा मुकदमे का। किस चीज का? किस चीज का? जो मुकदमा करोगे सामना करूंगा। गलत करो तो सही। और मैं तो कह रहा हूं, तो मेरे पास कुछ है नहीं अभी तो कानून। अरे मैं चुनौती दे रहा हूँ, मुकदमा करो, मैं सामना करूंगा, अपनी पैरवी खुद करूंगा। गलत डराते किसको? तो मुकदमा होगा भाई, तो याद रखेगा। डराते किसको? मुकदमा कुछ पत्रकारों पे हुआ भी, आपको पता, भाषा ही बदल गई। एक बात और सुन लो, बदल गई। एक बात और सुन लो, मुंबई में चंद्रशेखर आजाद रावण, एक बात और सुन लो। अतुल अग्रवाल मेरा नाम है, ना मैं किसी रावण से डरता, ना मैं किसी कुंभकर्ण कंस से डरता। मैं भारतीय हूं, एक आम नागरिक हूं। और दूसरी बात, जो आपने कहा मुसलमानों के बारे में कितना जानते हो, मैं बताता हूं। बुंदेलखंड के बांदा का रहने वाला हूं। रब्बानी मदरसे में शुरुआत से बचपन से आना जाना शुरू किया है। जब सिर पे टोपी लगाता था ना मुस्लिम मित्रों की, अपने भाइयों की, और क्रिकेट खेलता था रब्बानी क्रिकेट टीम से, तो आधा बांदा जानता था अतुल अतुल, और आधा बांदा कहता था अब्दुल अब्दुल अब्दुल। मुझे सिखाओगे मुसलमानियत क्या होती है? जरा मेरे गांव चल के देखना एक बार, पता लगेगा वहां पर मुसलमानियत और हिंदू में कैसे साथ रहते हैं वो लोग।
मैं क्या कह रहा हूँ, आप ही तो सिखा रहे हैं मीडिया के लोग कि मुसलमान गद्दार। अरे भाई, अगर एक नेता बलात्कारी तो रावण बलात्कारी हो गया क्या? अगर कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कारी है तो चंद्रशेखर रावण से आप उसको तुलना कैसे कर सकते हो? एक बात बताइए, मैंने आपसे ये कब कहा कि मुझसे आपको डरने की जरूरत? मैं कोई शैतान इंसान ही तो हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन को मुझसे क्यों डरोगे आप? डरो उनसे जो देश को तोड़ रहे। और एक बात और बताता हूँ, जो देश में लोग एक बात और सुन लो, परेशानियों से, चंद्रशेखर रावण, एक बात और सुन लो। आपने कहा इस्लाम को कितना जानते हो? कलमा पाक पढ़ते हो? पढ़ना जानते हो? मैं पढ़ के सुनाऊं? मैं क्या कह रहा हूं? मैं गर्व से पढ़ता हूं। मैं कहता हूं जय श्री राम और पढ़ता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या हुआ? मेरी बात सुनिए। सबका सम्मान करता हूं मैं। संत रविदास का भी सम्मान है और गोस्वामी तुलसीदास का भी सम्मान है। सब देश के सभी हिंदू मंदिरों में भगवान वाल्मीकि महाराज की, गुरु नानक देव जी की, संत रविदास जी महाराज की मूर्ति स्थापित है। मैं जानता हूँ यार, मुझे मत बताओ। आरोप क्यों लगा रहे हो? सम्मान कर, तो आरोप क्यों लगा रहे हो? कभी सब बराबर है। राम मंदिर में जो गलत करे उनके खिलाफ हम दोनों को मिलकर खड़ा होना है। अच्छा, तब ये देश बचेगा रावण भाई। तो प्रधानमंत्री बहुत है, सुनिए मेरी बात को। धर्म का ज्ञान बांटने के लिए तो प्रधानमंत्री बहुत है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि देश में ये बहुत अच्छा मुल्क है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संविधान यहाँ है। बहुत अमन चैन से लोग रहते हैं। इसकी फिजा को मत बिगाड़िए। मीडिया के लोगों से निवेदन है मेरा। सरकारें बदलती रहती है, क्योंकि चाटुकारिता अभी मीडिया के लोग कर रहे हैं। जब सरकार बदलते फिर कहाँ जाएंगे? अरे भाई चंद्रशेखर रावण, ये आपका एक व्यक्तिगत सोचना है। आप अपनी सलाह दे सकते हैं लेकिन थोप नहीं सकते। आरोप मत लगाइए। मैंने नहीं कहा कि चंद्रशेखर रावण, चूंकि बाकी नेता जो है उन्होंने बलात्कार किया तो रावण भी उनके बराबर है। छोड़िए, मैं आपके ऊपर कुछ नहीं थोपता। आप मुझे बताइए, जो गरीब लोग अपने घर से पैदल चलकर गए और कितने लोगों की मौत हुई, जो अपने घर पहुंचने वाले, उनकी वो गलत हुआ। इस देश की सरकार को शर्मिंदा होना चाहिए। हम मानवों को शर्मिंदा होना चाहिए कि सड़क पे भूख प्यास से गरीब आदमी मर गया। एक मिनट अतुल जी, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? पहले आप ये एक बीजापुर की जो है एक बच्ची जो है 12 साल की मर जाती है अपने घर पहुंचने से पहले। हजारों लोग हमें मैसेज करते हैं, किसी की बच्ची कहीं है, किसी का परिवार कहीं तकलीफ में है। आपने उनकी जाति पूछी कि वो किस जाति के थे? मैंने सुनिए ना, पहले सुनेंगे आप। अरे गरीब की एक ही जाति होती है भाई, मुझे मत बताइए ना यार। अब आप मेरी आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। गरीब का कोई धर्म, गरीब की कोई जाति नहीं होती सर। और भारत में केवल 2 ही मजहब हैं, एक अमीर और एक गरीब। सरकार से डर के काम करेंगे उनकी कभी मैच नहीं करेगी आइडियोलॉजी मेरी। मैं बिल्कुल साफ कर दूं, मैं नहीं डरता सरकार से भाई। जो अपराध करेगा उसको, जो गलत करेगा उसको गलत कहूंगा, जो सही करेगा उसको सही कहूंगा। एक तो चीज जान लीजिए, इस देश में तो भूखमरी से, कोरोना से ज्यादा भूखमरी से लोग जान जाए। डॉक्टर्स के पास, जिन डॉक्टर्स को भगवान माना जा रहा है उनके साथ बदतमीजियां होती है। जो डॉक्टर्स जो हैं रह रहे हैं, उनको रहने की जगह नहीं है, टॉयलेट सही है। कितनी वीडियो आई, दिल्ली पुलिस के जवान की वीडियो आई, वो कह रहा है कि मैंने कहा कि मेरे बच्चों का टेस्ट करा तो कह रहे 45 रुपए लाओ। महामारी से लड़ रहे हैं या कुछ पूंजीपतियों के घर भर रहे हैं। 45 रुपए किट का क्या मतलब है? हमें नहीं समझ आता। हम ये समझते हैं कि इस देश का जो कहता है वो सोई हुई प्रजा और झूठा राजा देश के लिए हानिकारक, तो आज वही हालात है। हमारा राजा जो है मन की बात करता है, थाली और दिए जलवाता है, मगर कोरोना को रोकने के लिए, क्योंकि अब सबसे बड़ी समस्या है कि 50,000 टेस्ट, 50,000 टेस्ट हो, कम्युनिटी स्प्रेड ना हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी आबादी गाँव में रहती है। क्या होगा अगर गाँव में चला गया? मैं खुद जहाँ रहता हूँ अब तक वहां सैनिटाइजेशन नहीं हुआ। हॉटस्पॉट जोन है मेरे बराबर में, मेरा थाना हॉटस्पॉट जोन में है, मेरे से 4 किलोमीटर हॉटस्पॉट जोन है गांव में। मैं अधिकारियों कहता हूं तो वो कहते हैं कि हाँ देख रहे हैं, कर रहे हैं। आप समझिए यहाँ ये हालात है, जहाँ पढ़े लिखे लोग, गाँव का क्या हाल होगा। और आप जानते हैं मेंढक खा रहे हैं लोग बिहार में, राशन नहीं है। झारखंड में लोग सांप काट के खा रहे हैं, मेंढक खा रहे हैं बच्चे। ये कुपोषण का शिकार नहीं होंगे। आप मुझसे कहेंगे पढ़िए, पढ़ तो रहे हैं, 70 साल में अभी पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से मिले अधिकार। आपको पता है 1917 में पहली बार कांग्रेस एक वो लाई थी 5 सूत्रीय कार्यक्रम, जिसमें कहा गया पहली बार कि देश में दलितों को भी जो है सार्वजनिक स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पढ़ने की का जो है मौका मिलना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैंने पढ़ा बाबा साहब की बोल रहे हैं 16 में। और इस देश में सार्वजनिक तालाबों पे जाने का, पानी पीने का, कुओं पे पानी पीने का अधिकार दलितों को मिलना चाहिए। उनकी बात आप कर रहे हैं। बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो आज हम इस देश में अभी भी गुलाम। अभी तो रफ्तार पकड़ने की देर है भाई। अभी तो मैदान में उतरे नहीं, जिस दिन राजनीति करने उतरेंगे किसी को सताएंगे नहीं। लेकिन 51% युवा है भाई। ये जो मॉब लिंचिंग होती है, इसकी शुरुआत आज से थोड़ा भी पाल कर, अखलाक से हुई, पहलू से हुई, तबरेज से हुई।
हम तो इसको बहुत दिनों से झेल रहे हैं। रोज हत्याएं होती है, रोज बलात्कार होते हैं। आपको क्या लॉकडाउन में क्या हो रहा है पता है? सैकड़ों मामले राजस्थान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी आप बात कर रहे थे कि 10 राज्यों का आपको पता है। आपको पता है बेगूसराय में 2 लोग कहते हैं, एक ने तो अपनी जाति से ऊपर की जाति से एक लड़की शादी की। मैं जाति का नाम इसमें नहीं लेता क्योंकि मेरा जो उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं। उसने अपर कास्ट की एक लड़की शादी की, दिल्ली से वो लोग लॉकडाउन के समय उसको लेके गए, थाने में रखा। 3 दिन बाद पता लगा कि उसने फांसी लगा दी थाने। दिल्ली की घटना पता है आपको? सुनिए पहले तो सुनिए, मैं फिर बोलूं, पहले सुनिए। उसकी आवाज उठाने के लिए उस लड़के का नाम विक्रम था, ओबीसी समाज है। फिर एक लड़का संतोष है, एक बहुत क्रांतिकारी साथी रोहित मोहम्मद जैसा। अब जो लोग आवाज उठाता वो उस बात लड़ाई को लड़ रहा, उसको पुलिस अरेस्ट करके जाती, खूब मारती, उस में दम तोड़ लेते। आप मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि मैं अपने लोगों की आवाज ना उठाऊं? मैंने ये चैलेंज किया है नीतीश कुमार जी को, अगर कार्रवाई नहीं हुई, जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा मैं खुद आऊंगा बिहार और उनके उसका घेराव करूंगा मुख्यमंत्री आवास का। हमारे लोगों का अत्याचार होगा, मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगा, मैं बिल्कुल लड़ूंगा भाई, संघर्ष करूंगा, मेरा अधिकार किसे नहीं आपसे। ठीक है, आपने अभी ये कवरेज, अखलाक, पहलू खान का नाम लिया। मैं आपको 22 नाम, अभी आपने नाम दिया ना मॉब लिंचिंग का, मैं आपको 22 ऐसे बड़ा किसी के नाम ले रहे, क्या हुआ? ना सुन लीजिए, कवरेज कोई बुरा नाम? अब आपने बोला तो मैंने सुना ना, मेरी सुनिए ना आप। ठीक है, आपने इन सब लोगों के नाम लिए। आपको पता है कि हिंदुस्तान में, इसी हिंदुस्तान में, भारतवर्ष, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते, भारतवर्ष, ठीक है जी, आजाद भारतवर्ष जी, ठीक है, राष्ट्र हमारा। इसमें 21, हाँ, इसमें हम सबका, इसमें 21 लोगों का मॉब लिंचिंग हुआ जो हिंदू थे। पता है आपको ये बात? उनके नाम पता है आपको? जी। मुझे अच्छा लगता कि अगर आप सर्व समाज या बहुजन की बात करते, जिन 21 लोगों की लिंचिंग हुई ना, उसमें 11 बहुजन के थे जिनको आप अपने आदमी अपने आदमी अपने आदमी कहते हो और उनका नाम नहीं लेते। जी, आपको पता है मैंने उनकी आवाज नहीं उठाई? अभी आपने, मैं अभी की बात कर रहा हूं, अभी आपने केवल 3 नाम लिए, कवरेज, अखलाक, पहलू। मैंने कहा ना, मैंने शुरुआत बताई कहां से, तब आप चुप थे, तब आपको नहीं दिखाई दी। मतलब मैं चुप था? ठीक है, मैं चुप था। देश का मुस्तकबिल अपने हाथ में लेने के लिए आप लालायित हैं और कह रहे हैं चुप में था। कौन से राम की बात पर पुष्टि करते हैं कि जैसे राम का नारा लगा हत्या करो? है किसने दिया अधिकार इस भीड़ को जान लेने का? यही तो हुआ पालघर में। मैं कहता हूँ ऐसे अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और मॉब लिंचिंग में कानून बने। जब लोग डिमांड करें तब आप कहते अरे ये देखो सड़क पे निकल आए हैं, ये सड़क पे निकल आए, क्यों ना निकले सड़क पे? भाई हमारा अधिकार है सड़क पे निकलना, अपने अधिकार के लिए लड़े भी ना, संघर्ष भी ना करें, अपनी बात ना उठाए, गूंगे बहरे हो जाए, जुल्म सहे, अत्याचार सहे। हो गया लॉकडाउन के आड़ में जिस तरह से भक्तों पे अत्याचार हो रहे हैं, हम लोग चुप है, हमें नहीं पता। हम सरकार से कहते हैं नाम सुनिए, नाम सुनिए, चंद्रशेखर रावण चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, नाम सुनिए, लोग चीखने से कुछ नहीं होगा सर। तथ्य सुनिए, तथ्य सुनिए, तथ्य सुनिए ना, आवाज मत दबाइए ना। दलित है तो क्या आवाज दबा देंगे क्या किसी की? सुन लीजिए अब आप। मीडिया के लोगों की आवाज कौन दबाता? 16 मई 2019 यूपी के गोंडा में विष्णु गोस्वामी की लिंचिंग हुई। सुनिए आप, वी रामलिंगन की तमिलनाडु में लिंचिंग हुई, जो आपका आदमी था, जिसको आप अपना आदमी कहते हैं। ध्रुव त्यागी, छेड़खानी हुई इनकी बेटी के साथ, समझ गए आप, और 11 लोगों ने इनकी लिंचिंग कर दी। चंदन गुप्ता, कासगंज में किसने लिंचिंग की? मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लिंचिंग की। हीना तलरेजा 2017 में 5 जुलाई को लिंचिंग हुई। अंकित सक्सेना कौन था? अंकित सक्सेना कौन था? मुस्लिम समुदाय ने की तो पूरा मुस्लिम मैंने नहीं कहा ये आपको मिर्ची लग रही इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। मैंने किस समुदाय का नाम नहीं लिया, मैंने केवल लिंचिंग कहा, मैंने मुस्लिम का नाम नहीं लिया है। कहा आपने? आप अपने शब्द मेरे मुंह में डालिए। बिल्कुल झूठे हैं। नए नए राजनेता बने, सीखिए। आप नए नए राजनेता बने हैं, रावण जी सीखिए। लिंचिंग की मैंने मुसलमानों का नाम नहीं लिया। सोशल मीडिया में लोग देख रहे हैं, खुद टिप्पणी दे देंगे। आरोप मत लगाइए। सुनिए, अभी केवल 6 हुए हैं। छठा, अंकित सक्सेना, एक मुस्लिम गर्लफ्रेंड थी इसकी, शादी करना चाहता था, जिम इंस्ट्रक्टर था, मुसलमानों ने गला काट दिया इसका, इसी दिल्ली में लिंचिंग। प्रशांत पुजारी कर्नाटक में 2015 में लिंचिंग। विष्णु जैन 2013 30 सितंबर पंजाब में मलेरकोटला में लिंचिंग जिहादियों ने। ट्विंकल शर्मा अलीगढ़ के टप्पल में लिंचिंग। सुबोध सिंह लिंचिंग। डॉक्टर पंकज नारंग, रिया गौतम, बंधु प्रकाश
प्रीति माथुर, कमलेश तिवारी, प्रीति रेड्डी, रतन लाल, विनोद कुमार, अंकित शर्मा, महाराज कल्पवृक्ष गिरी, सुशील गिरी, नीलीश तेगड़े, नीरज प्रजापति। प्रजापति कौन होते हैं? प्रजापति कौन होते हैं? आपके होते नहीं होते हैं? मैं पूछ रहा हूँ कितने हुए टोटल? टोटल ये 22 हैं, 22, केवल 22। और जिहादी कौन है भाई, वो बताना जरा। और क्या जिहादी कौन होते हैं? मुसलमान? किसने कहा? मैंने कहा। अभी तो मैंने कहा ये जिन लोगों ने नहीं जिहादी मुसलमान होते हैं, मैंने कहा। आप मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ जिहादी कौन होते हैं? ये बोलिए ना, आरोप मत लगाइए, पूछिए, अच्छा लगता है सुनने। जिहादी कौन होते हैं? जिहादी वो होते हैं जो अपने चरम पंथ में, अपने अज्ञानी में समुदाय को नुकसान पहुंचाते हैं। जाति होती है उनकी कोई? जाति होती है उनकी कोई? ये आप कह रहे हैं, होता है उनका कोई? ये आप कह रहे हैं ना, मैं तो नहीं कह रहा। अच्छा सुनिए, एक बात सुनिए, अब मैं आपको एक बात बताऊं। हाँ। आपने 21 मामले गिनाए, बड़ा अच्छा लगा आपको जानकारी, मीडिया के लोगों का काम ही है। मगर आपको पता है रोज इंडिया के अंदर लॉकडाउन से तो बहुत कम मामले हो रहे हैं, हर एक घंटे में एक दलित महिला का रेप होता, पता आपको? केवल दलित का होता है? मैं क्या पूछ रहा हूँ, केवल दलित का होता है क्या? मैं क्या कर, अगर और किसी जिसका होता है उसकी लिस्ट होती मुस्लिम बच्चियों का भी रेप होता है, सवर्णों की महिलाओं का बच्चियों का भी रेप होता है चंद्रशेखर रावण। मुझे तो पता नहीं। और सारे पाप एक बराबर हैं, सारे पापियों का फांसी होनी चाहिए। मैं पूछूं, चिल्लाने से क्या होगा? पानी पी लीजिए। नहीं पानी नहीं, पानी आपको पीना पड़ेगा क्योंकि आप गलत तथ्य पेश कर रहे हैं मिस्टर रावण। हम तो भैया पानी पीते हैं, रोज पीते हैं। आप पीते, आपको पीना चाहिए। केवल दलित की महिलाओं से रेप होता है क्या इस देश में? मैं क्या बलात्कारी जाति पूछकर बलात्कार करता है क्या? मैं अपराधी जाति पूछ के बलात्कार करता है क्योंकि उसे पता है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप गलत हैं, नहीं है। आप भारत की राजनीति में अगर कुछ करना चाहते हैं तो पढ़िए लिखिए। आप पढ़ते लिखते नहीं है मिस्टर रावण, आप लफाजी कर रहे हैं यहाँ पर। मैं क्या कर रहा हूँ? चिल्लाने से आप लफाजी कर रहे हैं, आपके तथ्य गलत हैं। हिंदुस्तान में दलितों का, मुसलमानों की बच्चियों का, हिंदुओं की बच्चियों का, सबका बलात्कार होता है। केवल दलितों की बच्चियों का जाति पूछकर बलात्कार नहीं होता मिस्टर रावण। अत्याचार सहता रहे तब आप पूछ रहे। आपको मेरे बोली तो बुरी लगती है, आपको मेरे पीछे तो बुरी लगती है। मैं इसी देश में रहता हूँ तभी आपको बता रहा हूँ। जिस देश में मूछें रखने पर हत्या होती है, जिस देश में घोड़ी चढ़ने पर हत्या होती है, जिस देश में आज भी, अरे आपकी हत्या किसने कर दी? आप तो मूंछों को ताव देते हो और अच्छा लगता है आप मूंछों को ताव देते हो। मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी मिलती है जब आप मूंछों को ताव देते हो चंद्रशेखर रावण, मुझे अच्छा लगता है। किसने हत्या कर दी आपकी? हत्या मेरी, मैं तो कह रहा हूँ, अरे संतोष की हुई तो मेरी हत्या हुई, मैं भी तो उसके जैसा ही। तो ये अंकित सक्सेना, विष्णु शर्मा, हत्या की कौन है ये लोग? आपके मालिक नाराज हो जाएंगे इतना उनका। मैं खुद मालिक हूं भाई चंद्रशेखर रावण, जैसे आप अपनी मर्जी के मालिक हो, मैं इस चैनल का मालिक हूं। मैं तो इस और मैं किसी नाराजगी, मैं किसी की नाराजगी को अपनी जूते की नोक पे रखता हूं सर। अपने दिल की आवाज से पत्रकारिता करता हूं 21 साल में, और ये 16वां चैनल है। अच्छी बात है, अच्छी बात है अगर आप ऐसा करते हैं। मगर मैंने आपको बताया कि आप जान लीजिए आप किससे बात कर रहे हैं। आप भी जान लीजिए, आप भी जान लीजिए, मैं वो रीढ़ विहीन पत्रकार नहीं हूँ जो मूछें ऐंठने से और आंखें दिखाने से डर जाऊंगा। तथ्य पे बात करता हूँ और पूरा सम्मान करता हूँ आपका। मैं फिर वो इतना आपको क्यों डराऊंगा? मुझे बताइए ना कि मैं आपको क्यों डराऊंगा, मुझे बताइए। डरना आपको उनसे चाहिए ना, मुझसे आप क्यों डरेंगे? डरना उनसे चाहिए जो आपके चैनल को बंद करवा हैं, उनको डरना चाहिए। मैं कहाँ प्राइम मिनिस्टर हूँ भाई, मुझसे क्यों डरेंगे आप? मैं तो आपको बता रहा हूँ जो सच्चाई है बताता हूँ, आपको बुरी लग जाती है, कड़ भी लग जाती है। फिर मैं आपके फंडे क्लियर कर रहा हूँ। चलिए अच्छा बताइए एक बात, कितने लोग हैं हमारे जो वास्तविकता में सही लोग तक लोग जा सकते हैं? एक दो लोग रखते हैं, उनको आप उनकी आवाज अब दबाने का काम, ये कहाँ तक सही बताइए? मेरा अपराध क्या था जब मुझे जमा मस्जिद से उठा के जेल भेजा गया कि मैं संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहा था? क्यों भेजा गया भाई? सरकार का डर हम समझते हैं। आप अच्छे पत्रकार हैं। देखिए आपके सवाल सारे जायज हैं चंद्रशेखर रावण, आपके सवाल जायज हैं। मैं आपके सवालों के साथ खुद को संबद्ध करता हूं और जिम्मेदार लोगों को आपके सवालों का जवाब देना चाहिए। यही लोकतंत्र है, ये जरूरी है और देना चाहिए भाई। लोकतंत्र का तो यही है ना, विपक्ष को, सत्ता के साथ विपक्ष की बड़ी भूमिका होती है।
तो विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी अदा करना चाहिए। सत्ता को तानाशाह नहीं हो देना। सत्ता तानाशाह हो जाएगी तो आम आदमी कैसे सिक्योर फील करेगा। इस देश में जो माहौल बन गया, मैं उससे डरा हूं, बिल्कुल डरा हूं। जिस तरह से यहाँ आम आदमी डर रहा, किसी को नहीं डरना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी होती है रोटी कपड़ा मकान, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी, रोजगार और सुरक्षा का माहौल मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन कोई आदमी, मुझसे आप सवाल कर रहे हैं, मैं अपनी जाति की बात कर रहा हूँ, मैं तो पीढ़ी को मदद कर रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कपड़ों से पता लग जाता है कौन विरोध कर रहे हैं। कोई कहता मैं ईद नहीं बनाऊंगा, टोपी नहीं पहनूंगा। यार इनसे भी तो कभी सवाल कीजिए। सबसे सवाल पूछता हूँ और इतनी तल्खी और तेजी के साथ पूछता हूँ चंद्रशेखर रावण साहब जी, बताइए। सबसे सवाल पूछता हूँ, मैं कह रहा हूँ, आप सुनेंगे मेरी बात को? हाँ। इस देश में कोरोना से बड़ा एक वायरस है, बता दो, जिसको जाति वायरस कहते हैं। सबसे पहले इसको खत्म करना पड़ेगा। मैं सहमत हूँ। जिस दिन जाति वायरस खत्म हो जाएगा ना, बहुत सारी समस्या खत्म हो जाएगी। जिस दिन मानव पे मानव का शोषण खत्म हो जाएगा ना, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। कितने लोग बेरोजगार हैं, इनको इंटरनेट नहीं देना भाई, इनको रोजगार देना पड़ेगा। कौन कहता है? मैंने बताया ना, इंडिया की और चाइना की इकोनॉमी जो है सेम थी 1959 में। आज चाइना 13 ट्रिलियन पे और इंडिया 2.5 ट्रिलियन पे। क्यों? मेरे कारण। किसकी सरकार रही? वो सेंटर में कौन सी सरकार रही? बहुत मुझे बताओ ना। मेरी तो नहीं रही, मैं तो अभी आया, मैंने तो अभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। तो कैसे मैं कह दूं कि आप मुझे दोषी ठहराते? जिन लोगों ने किया, जिनके राज में हुआ, वो लोग दोषी हैं। जिनके राज में डाउन जा रहा है, महंगाई की दरों, प्राइम मिनिस्टर तो आए थे ना, महंगाई कम कर देंगे, कम हुई? भ्रष्टाचार कम कर देंगे, हुआ? विधायक खरीद रहे हैं, सरकारें तोड़ तोड़ के बना रहे हैं। वो जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बातें करते थे, बताइए। रावण भाई, आप मौजूदा प्रधानमंत्री पे तो सवाल कर रहे हो, लेकिन जिन स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी की आदरणीय सुपुत्री आपसे जेल में मिलने गई थी, जरा उनकी पार्टी की सरकार पे भी बात कर लीजिए, जो भारत देश में सबसे ज्यादा वक्त तक सरकार में थी, 50 साल से ज्यादा। उन पे कुछ नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि आपको उनका सॉफ्ट कॉर्नर है। मैं तो बीजेपी और कांग्रेस को एक ही मानता हूँ। मैं तो मेरा कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। आज उनकी सरकार, प्राइम मिनिस्टर अगर कोरोना उनके उसमें हो रहा था, उनको बोल रहा होता। मैं क्या कर रहा हूँ? क्या राजस्थान में अत्याचार नहीं हो रहा है? राजस्थान में भी अत्याचार हो रहा है, तो बराबर के अत्याचार हो रहे हैं। ठीक बात। मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। मैं तो उनको भी कह रहा हूँ, क्योंकि उनकी सरकार में हुआ और उन्होंने झूठे वादे किए। 2 अप्रैल में इतने लोगों के मुकदमे लगे, तो उन्होंने वादे किए वो हटा देंगे। उसके बाद लोकसभा में वोट ली, उसके बाद फिर जिला पंचायत में प्रधान में वोट ली उनसे, और अभी भी नहीं हटाए। तो मैं तो उनको भी कह रहा हूँ, मैंने कहा ना, सही को सही कहूंगा, गलत को गलत कहूंगा। अब सुनिए, वो महिला भी है, ठीक है? कुछ रिश्ते जो है वो महिलाओं से देश के बाबा साहब ने बनाए। बाबा साहब ने किसी भी समाज की उन्नति और प्रगति, उस समाज में रहने वाली महिलाओं की उन्नति प्रगति पे वो पैमाना है, उस पर नापे जाती है। तो महिलाओं के बारे में मैं कभी कोई कटाक्ष नहीं करता हूँ। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ, बहनों का सम्मान करता हूँ। ये मैंने अपने परिवार से, अपने घर से, अपने संस्कारों से सीखा। मेरे फादर ने, मेरी मदर ने मुझे यही सीखा। अच्छी बात है। स्वागत रहता हूँ, मेरे समाज ने मुझे यही सिखाया भाई। देखिए, अगर उनकी जगह कोई आम महिला भी आती तो मैं उसका भी उतने दिल से सम्मान करता हूँ। मैं छोटा बड़ा जाति धर्म देख के, मैंने महिलाओं में कभी जाति धर्म नहीं देखा, और मैंने कभी पैसे वाले को और उसको गरीब को नहीं देखा। मेरी सारी बहनें जानते, सारी माता जानते, मैं उनके पैर से जाके बोलता हूँ। ठीक है? ऐसा नहीं, सोचने का नजरिया बदलना पड़ेगा थोड़ा सा। बाकी सब ठीक है, ठीक है। एक चीज जरूरी है भाई कि रैंडम टेस्टिंग जो है वो सरकार करे, बड़े से बड़े पैमाने पर करे, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी भारत को। बड़े पैमाने पर फैल जाएगा। हमारे पास तो फैसिलिटी नहीं है। WHO की एडवाइजरी उस पर तो काम नहीं किया। 29 मार्च तक हमारे जो है सरकार जो है वो PPE बेच रही थी दूसरे देशों को। ठीक है? सरकार ने तो जिम्मेदारी खत्म कर दी है। सरकार ने तो जिम्मेदारी नहीं ली है गरीबों की, अमीरों की जिम्मेदारी लेकर सरकार बैठी हुई है। तो मैं तो चाहूंगा कि इस देश के जो लोग काम कर रहे हैं, पूरे देश को जिम्मेदारी देकर उनको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। जो विपक्ष के हों, सरकार के कोई भी लोग जो गरीबों को धन पहुंचा रहे हैं, उनको साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। हर उस सामाजिक व्यक्ति को, डॉक्टर्स को, पुलिस कर्मियों को, सफाई कर्मचारियों को, उनको साधुवाद धन्यवाद देता हूँ कि अपनी जिंदगी की परवाह न करके वो लोग हमारे लिए लड़ रहे हैं। तो हमारे लिए तो वही सरकार है, वही सब लोग मालिक हैं। उनकी वजह से लोगों की जान बची, सरकार की वजह से किसी की जान नहीं बची। हाल बद से बदतर है। जो लोग क्वारंटाइन सेंटर में रखे, उनकी बहुत हालात खराब है। 14 दिन में टेस्ट हो जाता है। हम लोग मेडिकल टेस्ट इतने पीछे हैं, 6-6 दिन 7-7 दिन में टेस्टों की रिपोर्ट आ रही है। 22-22 दिन से लोग क्वारंटाइन में है, लोग परेशान है, भूख से मर रहे हैं। और आर्थिक स्थिति क्या होने वाली देश की, लेकिन लॉकडाउन खत्म होगा सबको पता लग जाएगा। मीडिया के भरोसे सरकार चल रही है, सच बताती नहीं है।
लेकिन जीडीपी की पोल खुलेगी सब पता लग जाएगा कहाँ है हम लोग। जान बचाना जरूरी है या जीडीपी? अभी तो जान बचाना जरूरी है, लेकिन ठीक है, जीडीपी गिर जाएगी तो भूख से भी बहुत लोग जान जाएंगे, अभी भी जा रही है। जिंदा रहे कोरोना के बाद भी जिंदा रहे रावण भाई, कोरोना के बाद भी जिंदा रहे तो मुलाकात होगी। अतुल जी, 1800 तीर्थ यात्री ऋषिकेश से गुजरात भेजे जाते हैं लग्जरी बस में, समझ रहे? कोटा से बच्चों को भेजा जाता है लग्जरी बसों में। मैं जानना चाहता हूँ क्या गरीबों के लिए सरकार के पास कोई साधन नहीं, मजदूरों के लिए क्या उनकी कीमत नहीं है? बिल्कुल वैलिड सवाल है आपका। सरकार को आप जो सवाल पूछ रहे हैं 20 दिन पहले सोशल मीडिया चेक करिएगा, मैं पूछ चुका हूँ और इस मंच पे पूछा। पहले दिन से पूछ रहा था जब आनंद विहार में हमारे लोग वहाँ खड़े होकर अपने भाइयों की मदद करें, तब से पूछ रहा था कि जवाब कौन दे रहा है? आप भी सवाल पूछ रहे हैं, मैं भी सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब को किससे मांगे? मुझसे, सरकार से मांगे ना सवाल जवाब। चंद्रशेखर भाई, मैं ये कह रहा आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, इंटरव्यू का वक्त खत्म हो गया है। मेरी बात सुनिए ना। हाँ, देखिए फर्क इतना है कि मरकज के लोग छिपे हुए थे और बाकी जगह धार्मिक स्थलों पे लोग फंसे हुए थे। ये फर्क है, इसको दूर करना पड़ेगा। सब लोग फंसे हुए थे, सब तकलीफ में थे, सब लोग अपनी अपनी जानकारी दे रहे थे, सब लोग जाते अपने घरों के बीच में जाना ऐसा नहीं है। ये झूठ फैलाना बंद करना पड़ेगा। ठीक है, ये मुल्क हम सब लोगों का। अब आप आखिर में मेरी टिप्पणी सुन लीजिए। मेरी टिप्पणी सिर्फ इतनी है कि जो सक्रिय विपक्ष होता है वो लोकतंत्र के लिए बहुत मजबूत है। बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, 4 बार की मुख्यमंत्री हैं मायावती जी, वो अपने महल की चार दीवारी से बाहर नहीं आ पा रही हैं। ऐसे में बहुजन समाज आपके ऊपर भरोसा करने के लिए मजबूर है, विकल्पहीनता है, और आप उस मजबूरी को सकारात्मक दिशा दे सकते हो। चंद्रशेखर रावण साहब, आपको 3 काम करने हैं जो सक्रिय विपक्ष का काम होता है। पहला काम, टू अपोज द गवर्नमेंट। दूसरा काम टू प्रपोज द गवर्नमेंट, और उसके बाद तीसरा काम टू डिपोज द गवर्नमेंट। टू अपोज द गवर्नमेंट, टू प्रपोज द गवर्नमेंट एंड टू डिपोज द गवर्नमेंट। और आप इन तीनों में कितना सक्षम है वो आप तय कर लीजिएगा। अच्छी सलाह है, लेकिन मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर रावण, बहुत बहुत शुक्रिया। 1 घंटे बात की आपसे, बहुत मजा आया। कुछ खट्टे, कुछ मीठे, कुछ तल्ख तीखे शब्दों का आदान प्रदान हुआ। उम्मीद करूंगा उसको आप ध्यान रखेंगे और देश के लिए एक ऐसा सक्रिय विपक्ष आप तैयार करेंगे जो इस देश के लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत करेगा। मेरी पूरी शुभकामनाएं चंद्रशेखर आजाद रावण आपके लिए हैं कि आप एक सक्रिय विपक्ष की भूमिका निर्वाहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।